नमस्कार दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें मिन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। मिन अपनी ग्रैंड मदर और मॉम के साथ रहता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही मिन की मॉम को एक बाइक वाले ने उनकी टैक्सी के पास में ही टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मॉम के मरने के बाद ग्रैंड माँ और घर की सारी जिम्मेदारी मिन के कंधों पर आ गई, जिसके बाद उसने कॉलेज जाना बंद करके अपनी मॉम की टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। मिन सुबह से लेकर देर रात तक टैक्सी चलाता रहता था। अब हम देखते हैं कि एक पैसेंजर मिन की टैक्सी में बैठता है और उससे कहता है कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। उस पैसेंजर को अपने बच्चे के स्कूल पर जाना था, इसीलिए वह उन्हें वक्त पर वहां पहुंचा देता है। वह आदमी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे खुश होता हुआ देखकर मिन को भी खुशी मिलती है। दोस्तों, ऐसी ही खुशी आप मुझे भी दे सकते हो। इसके लिए आपको बस इस वीडियो को लाइक करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब हम मिन के दोस्त सियोक को देखते हैं। वैसे तो सियोक की फैमिली बहुत ही रिच थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था ताकि वह अपने दम पर कुछ कर सके, जिसके बाद सियोक ने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था और आज उसके अंडर काफी सारी टैक्सी चलती थी। सियोक मिन के साथ एक महंगे इटालियन स्पीकर को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कुछ चोर उसे लेकर भाग जाते हैं, जिसके बाद उन चोरों का पीछा करता है और फेनी कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर वह उन्हें पकड़ भी लेता है। वह चोर रात के वक्त ऐसे ही कई चोरियां किया करते थे, इसीलिए ऑफिसर मिलकर उसे पकड़वाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अगली सुबह मिन ग्रैंड माँ और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाकर काम पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वह अपनी टैक्सी को साफ कर रहा था तो तभी उसे बैक सीट के नीचे से एक फोन मिलता है। मिन को लगता है कि शायद यह फोन उसके किसी पैसेंजर का होगा। वह उसे ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे जोर का झटका लगता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने 3 महीने से अपने घर की EMI नहीं भरी है, इसीलिए अगर अगले महीने तक तुमने अपना होम लोन नहीं चुकाया तो ये घर हम किसी और को बेच देंगे। यह सारी बातें सुनकर मिन बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि इतने कम समय में वह इतना बड़ा अमाउंट कहां से अरेंज करेगा। अब रात को मिन के टैक्सी में कुछ लड़कियां आकर बैठ जाती है, जिन्होंने अपने ऊपर भूत का मेकअप लगाया हुआ था। वह लड़कियां मिन से कहती है कि हमें कब्रिस्तान ले चलो। यह सुनकर मिन बहुत डर जाता है, लेकिन जब वह कब्रिस्तान पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मिन उन लड़कियों को वहां छोड़कर अपने घर के लिए लौट जाता है, लेकिन तभी वह मिरर में देखता है कि उसके टैक्सी के बैक सीट पर एक लड़की बैठी हुई है। वह लड़की बहुत गहरी लग रही थी। उसे लगता है कि शायद यह भी उन्हीं लड़कियों के साथ होगी, इसीलिए वह उससे कहता है कि आपके फ्रेंड्स तो पहले ही उतर चुके हैं, लेकिन आप अब तक यहाँ क्यों बैठी हो। जिस पर वह लड़की कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी उतर जाती हूँ। लेकिन मिन जब उस लड़की को उतारने के लिए अपनी टैक्सी रोकता है तो वह लड़की बिना डोर ओपन किए टैक्सी के आर पार हो जाती है। वह टैक्सी से उतरकर जाने लगती है तो अचानक से कोई एनर्जी उसे कार में ढकेल देती है। यह सब देखकर मिन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वह सोचता है कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन तभी उसे अपने बगल वाली सीट पर वही लड़की मिलती है, जिससे कि वह बहुत डर जाता है और डर के मारे टैक्सी से उतरकर भाग जाता है। तभी एक ऑफिसर टैक्सी को बीच रोड पर देख उसे हटाने के लिए आते हैं, जिस पर मिन ऑफिसर से कहता है कि मेरे कार में कुछ तो अजीब है, इसीलिए प्लीज आप जाकर उसे चेक कर लो। लेकिन जब वह ऑफिसर उस कार को चेक करते हैं तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, जिसके बाद मिन अपनी टैक्सी में जाकर बैठ जाता है, लेकिन वह लड़की दोबारा उसके कार में अपीयर हो जाती है। मिन उससे डर रहा था। तभी वह उससे पूछती है कि क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई। मिन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम जो कोई भी हो प्लीज यहाँ से चले जाओ। लेकिन वह आत्मा उस टैक्सी से दूर नहीं जा सकती थी, क्योंकि जैसे ही वह उस टैक्सी से दूर जाती वह वापस उसी टैक्सी में चली आती, क्योंकि किसी कारण वह आत्मा उस टैक्सी से जुड़ी हुई थी। दूसरी तरफ कब्रिस्तान के पास हम एक आदमी को देखते हैं। वह शायद किसी के कब्र पर आया था। तभी उनके पास एक पुलिस ऑफिसर का मैसेज जाता है, जो उसे बता रहे थे कि आपकी बेटी का केस एक नए ऑफिसर को दे दिया गया है, जो बहुत जल्द आपकी बेटी के केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। तभी हम उस आदमी के पास उसकी बेटी की फोटो को देखते हैं। यह वही लड़की थी जिसकी आत्मा मिलकर कार में थी। इस लड़की का नाम गैंग था। अब हमें वापस से टैक्सी का सीन दिखाया जाता है, जहां मीन गैंग के आत्मा के साथ अपने पैसेंजर्स को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। लेकिन गैंग के उस टैक्सी में होने की वजह से जो भी पैसेंजर मिलकर टैक्सी में बैठता था उसे अजीब सी फीलिंग होने लगती थी, जिस वजह से सारे पैसेंजर्स बीच रास्ते में ही उसके टैक्सी से उतर जाते थे, जिससे कि मिल को लॉस होने लगा था। मिन सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अपने होम लोन के अमाउंट को कैसे चुकाएगा। फिर रात को वह अपने घर आ जाता है। गैंग भी उसके साथ थी, क्योंकि मैंने अपनी टैक्सी वहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर पार की थी, नहीं तो गैंग की आत्मा डिस्कनेक्ट हो जाती और उसे घर के बाहर ही रहना पड़ता। गैंग उस जगह के आसपास देखने लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह उस जगह को पहले से जानती हो। फिर ग्रैंड माँ जब मीन को देखती है तो वह उसे बहुत डांटती है, क्योंकि आज उसने घर आने में बहुत लेट कर दी थी। इसके बाद मीन सोने के लिए चला जाता है, लेकिन रात भर उसे बस डरावने सपने आते हैं। अगली सुबह ग्रहण में उसे टेम्पल पर लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन मीन उन्हें अपने साथ लेकर जाने से मना कर देता है, क्योंकि टैक्सी के अंदर तो गैंग की आत्मा थी।
जिससे ग्रैंड माँ की भी तबीयत खराब हो सकती थी, लेकिन ग्रैंड माँ उसकी एक नहीं सुनती और टैक्सी में जाकर बैठ जाती है। मीन उसे टेम्पल के लिए लेकर निकल जाता है और पूरे रास्ते में यह पूछता रहता है कि आप कैसा महसूस कर रही हो। थोड़ी देर के बाद ग्रैंड माँ को भी बहुत अजीब फील होने लगता है, लेकिन तब तक वह लोग टेम्पल पहुँच जाते हैं। ग्रैंड माँ अंदर चली जाती है। तभी मीन टेम्पल के बाहर कुछ लोगों को अपनी कार पर झाड़ फूंक करने के लिए कहता है, लेकिन इस झाड़ फूंक से कैंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वह मीन से कहती है कि वह यह सब बंद करवा दे, क्योंकि इससे उसके कानों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जिसके बाद में झाड़ फूंक बंद करवा देता है। तभी मीन को एक कॉल आता है जो कि ये डॉक्टर का था। मीन डॉक्टर को लेकर निकल जाता है, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी अजीब फील नहीं होता। जिसके बाद कैंग उससे कहता है कि क्या तुम देख रहे हो कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कि जो कुछ भी हो रहा था वह मेरी वजह से नहीं हो रहा था। इसके बाद मीन डॉक्टर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के बाहर एक लड़की को एम्बुलेंस से बाहर लाया जा रहा था। इस सीन को देखकर मीन को कुछ याद आने लगता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि उसी डॉक्टर ने मीन की मॉम को बचाने की कोशिश की थी। इसीलिए मीन डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाता है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर मीन को उसकी फ्रेंड सूरी भी मिल जाती है। जिसके बाद मीन उन दोनों को ही थैंक यू बोलता है। कैंग भी ये सब देख ही रही थी। फिर मीन अपने घर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर कैंग से रिक्वेस्ट करती है कि वह टैक्सी को घर के पास ही पार्क करे, क्योंकि बाहर लाइट्स नहीं रहती तो उसे बहुत डर लगता है। जिस पर मीन कहता है कि भला किसी भूत को अंधेरे से डर कैसे लग सकता है, लेकिन वह उसकी बात मानता है और टैक्सी को अपने घर के पास पार कर देता है। अब कैंग को घर और उसके आसपास का एरिया और भी ज्यादा जाना पहचाना लगने लगा था, लेकिन मरने के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह कैंग मीन के साथ काफी अच्छे से बिहेव करती है, क्योंकि पिछली रात मैंने उसे बता दिया था कि उसे अपना होम लोन चुकाने के लिए पैसों की जरूरत है। कहेंगे कहती है कि अब उसे पैसेंजर को तू पीछे बैठाना, मैं आगे बैठ जाया करूंगी। फिर रास्ते में उन्हें एक पैसेंजर मिलता है। मीन उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसे अंदर आकर बैठने को कहता है, जिस पर वह आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे देख पा रहे हो, क्या मैं सच में अंदर आ जाऊं? मैं उसकी बात समझ नहीं पाता और उसे हाँ बोल देता है, लेकिन तभी वह आदमी कार के दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ जाता है और ये देखकर वह दोनों परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद मीन अपनी टैक्सी साइड में पार्क करके कहता है कि मेरी टैक्सी कोई भूतों का अड्डा नहीं है, मुझे तो एक पर एक फ्री मिल गया। जिसके बाद मीन गुस्से में अपनी टैक्सी को बेचने के लिए चला जाता है, ताकि उन भूतों से उसे छुटकारा मिल सके। लेकिन यहाँ पर उसे एक और भूत मिल जाता है और वह मीन से हाथ जोड़कर उसे हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, क्योंकि उस आदमी की मौत से पहले उसकी बेटी की जान खतरे में थी और वह उसके इलाज के लिए गोल्ड की ज्वेलरी बेचने के लिए जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर वह मीन से रिक्वेस्ट करता है कि वह इन गोल्ड को उसकी बेटी को जाकर दे दे। मैं उनकी बातों को मान जाता है और उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल के बाहर वह बच्ची अकेली थी। फिर जैसे उसकी मॉम अंदर से बाहर आती है, वह अपने मॉम से कहती है कि अब आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह बताती है कि डैड के एक दोस्त आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि डैड ने उन्हें मुझे यह देने को कहा था। यह सब देखकर उस बच्ची की माँ बहुत इमोशनल हो जाती है और उन्हें देखकर मेन गैंग और तीसरा भूत भी इमोशनल हो जाता है। वहीं पर बच्ची के डैड भी खड़े थे, जो बहुत खुश थे, लेकिन वह वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसका मतलब कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई थी, तो अब उनकी आत्मा को शांति मिल गई थी। तभी वह बच्ची इनके पास आती है और उसके हाथ पर एक गोल्डन रिंग रख देती है और कहती है कि उसके पिता ने उससे कहा था कि जब मेरा दोस्त तुम्हें यह रिंग देने आए तो तुम एक रिंग उन्हें दे देना। यह सब देखकर मीन बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी कैंग उसे एक आइडिया देती है। वह कहती है कि अब जब दो आत्माएं पहले से तुम्हारी टैक्सी में हैं, तो अब कोई पैसेंजर तो तुम्हारे टैक्सी में आने नहीं वाला, इसीलिए क्यों न तुम अपनी टैक्सी को एक घोस्ट टैक्सी बना दो, जहां पर तुम आत्माओं की आखिरी इच्छा को पूरा करोगे और इसके बदले तुम्हें ऐसे ही गोल्ड या फिर पैसे मिल सकते हैं। मिन को यह ऐड अच्छा लगता है और वह सपना देखने लगता है कि वह बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया है। तभी वह तीसरा भूत, जिसका नाम मिस्टर भी योन था, वह उसे बताते हैं कि उनके पास कई सारे सोने के बिस्किट हैं, यानी कि एक ही बार में मीन अपने सारे लोन को चुका पाएगा। इसीलिए वह तुरंत मिस्टर भी उनके घर के लिए निकल जाता है। लेकिन घर पहुंचकर मिस्टर बीन मीन से कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही सोने की बिस्किट है। यह सुनने के बाद मीन बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि यह घोस्ट मिलकर तो मुझे पागल ही कर देंगे। तभी मिस्टर बीन उसे अपनी एक आखिरी इच्छा के बारे में बताते हैं। वह उसे बताते हैं कि उनकी एक वाइफ है। जब वह जिंदा थे तो उनका सपना था कि वह अपनी वाइफ को एक बाथटब दिलाएं, क्योंकि वह इतने अमीर नहीं थे कि वह बाथटब अफोर्ड कर पाए। लेकिन अब जब वह मर गए थे तो वह अपनी वाइफ को ये गिफ्ट देना चाहते थे, मतलब के गोल्ड बार बेचकर अब मीन को बाथटब लेना पड़ेगा और इसके बाद जो पैसे बचेंगे सिर्फ वही मीन को मिलेगा। मीन भी उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ आने से पहले तो उसने कहा था कि उसके पास ढेर सारे गोल्ड के बिस्किट हैं। इसीलिए वह गुस्सा होकर अपने घर के लिए निकल जाता है और मिस्टर बीन वहीं रह जाते हैं। कैंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मिन यहाँ पर बहुत नाराज हो चुका था, इसीलिए वह किसी की कोई बात नहीं सुनता। फिर जब वह घर आकर ग्रैंड माँ से बात कर रहा था तो उसे याद आता
है कि बचपन में उसकी माँ उसे बाथटब में नहलाती थी, इसीलिए अगले दिन वह कैंग को लेकर मिस्टर बीन उनके घर के लिए निकल जाता है। तभी कैंग सोचती है कि भले ही मीन दिन रात पैसा पैसा करता रहता है, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा है। फिर जब वह लोग वहाँ पहुँचते हैं तो भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। मीन उनके घर उसका कजिन बनकर गया था कि वह उसे अपने घर के अंदर बुलाती है। फिर वह मिस्टर बीन उनकी वाइफ को किसी काम में बिजी करके मिस्टर बीन के छुपाए हुए घर से जाकर उस गोल्ड बिस्किट को निकालकर अपने पास रख लेता है। प्लान एकदम सक्सेसफुल था, पर तभी सू को किसी आदमी का कॉल आता है। वह सू से कहता है कि आपके हस्बैंड का कंपनसेशन अमाउंट प्रोसेस हो चुका है, आप उसे ले जा सकती हो। दरअसल मिस्टर बीन की मौत कंपनी में काम करने के दौरान हुआ था और इसके बदले कंपनी फैमिली को एक बड़ा अमाउंट देने वाली थी, लेकिन जब वह लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो अचानक से मिस्टर पी उनकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। वह उनकी वाइफ से दुख बांटने लगती है और इसके बाद वह खुद ही मिस्टर बीन उनका मेमोरियल भी अरेंज करती है। वहाँ पर उसकी मॉम की भी रखती है, जिससे मिस्टर बेन को एलर्जी थी, मगर वह कहती है कि यह मेरे बेटे का फेवरेट है। यह सब देखकर मिस्टर बी योन मिन से कहता है कि मेरी मॉम तुम मुझे और फ्रिज में काफी साल पहले छोड़कर चली गई थी, मगर अब यह वापस कैसे आ गई भी। उनकी मॉम सू से पूछती कितनी है कि तुम्हारी शादी कैसी थी। सू बताती है कि उन्होंने कभी शादी की ही नहीं थी, बल्कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए साथ में रहते थे। और इसी बात का फायदा उठाकर वो लेडी सारा कंपनसेशन अमाउंट क्लेम कर लेती है, क्योंकि ऑफिशियली और हस्बैंड वाइफ नहीं थे। कंपनसेशन वाला अमाउंट जब मिस्टर बी उनकी मॉम ले लेती है तो मिस्टर बी को एक जोर का झटका लगता है, लेकिन उनको लगता है कि वो मिस्टर बी उनकी असली माँ नहीं है। बी उनकी माँ तो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, इसीलिए उसे भी पता नहीं था कि उसकी माँ बूढ़ी होकर कैसी दिखती है। इसीलिए मैं उस लेडी का पीछा करके उनके घर पहुँच जाता है। यहाँ पर उससे उनकी एक फोटो मिलती है, पर यहाँ उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। इसके बाद वो मिस्टर बी उनसे पूछता है कि क्या ऐसी कोई चीज है जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि ये आपकी असली मॉम है। मिस्टर बी बताते हैं कि उनकी मॉम के राइट हैंड पर एक चोट का निशान था। मेन के चेक करने पर उसे लेडी के हाथ पर भी सेम वैसा ही निशान मिल जाता है, लेकिन फिर भी उनकी मॉम मेन और सू पर ये इल्जाम लगा देती है कि उन दोनों ने मिलकर उनके बेटे को मार दिया। ये सब सुनकर सू वहीं बेहोश हो जाती है। कैंग को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर डोजी उन्हें बताते हैं कि जूतो रीमा की प्रेग्नेंट है, इसीलिए उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अब ये बात सुनकर मिन को एक एड आता है, वो भी उनकी मॉम का डीएनए टेस्ट करवाता है, लेकिन उनका डीएनए मिस्टर बी उनके डीएनए से मैच नहीं करता, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि वो उनकी असली माँ नहीं है। इससे पहले कि वो ऑफिसर को बुला पाते वो दोनों फ्रॉड लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जब मिनसू को घर छोड़कर जा रहा था तो वो अपने टैक्सी में देखता है तो कंपनसेशन वाला डॉक्यूमेंट वहीं पड़ा था। वो उसे देने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ तो दरवाजा बंद था। अंदर वो दोनों फ्रॉड लोग पहले से ही बैठे हुए थे और उन लोगों ने सू को बंदी बना लिया था। वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो उसे जान से मार देंगे। मिन के काफी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोल पा रहा था और मिस्टर भी अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने ही मरते हुए देख रहे थे। वो भगवान से प्रेम करते हैं और पूरी ताकत से दरवाजे पर मारते हैं। तभी एक चमत्कार होता है और वो दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद मिन अंदर आकर उन दोनों को मारकर पकड़ लेता है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ आकर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर जैसे तैसे करके मिस्टर भी उनकी वाइफ की जान बच जाती है। इसके बाद मिनसू को बता देता है कि वो उसके हस्बैंड का कजिन नहीं है। वो तो उन्हें जानता भी नहीं था, लेकिन वो उनकी आत्मा से मिला। जिसके बाद उन्होंने उससे हेल्प करने को कहा। सू को उसकी बातें बहुत अजीब लगती है, वो हैरानी से उसकी बातों को सुन रही थी। फिर मिन बताता है कि वो आपके पास ही है और वो आपको सुन और देख सकते हैं, लेकिन सू को किसी भी बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए मिस्टर भी जो बातें कहते हैं वो बातें मिन रिपीट करने लगता है, जिससे अपने हस्बैंड की सारी बातें वो सुन सके। वो कहते हैं कि सू, क्या तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों स्कूल के लिए बहुत जल्दी निकलते थे ताकि एक साथ हम आसमान में बने सितारों को देख सके। हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए हमें तारे अपने लगते थे। ये सब बातें सुनकर सू बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि याद है ना, मैंने कहा था कि अगर हमारा बेबी होता है तो हम उसका नाम स्टार रखेंगे, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज तुम उसका नाम स्टार ही रखना, और अगर मुझे उसकी याद आएगी तो मैं आसमान में उसे देख लिया करूंगा। यह सब सुनकर सू बहुत इमोशनल होकर रोने लगती है। वो इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि सच में वह सारी बातें को अपने हस्बैंड से सुन पा रही है। मिस्टर बीन कहते हैं कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेले छोड़कर चला गया, और मिस्टर बीन एक स्माइल देकर गायब हो जाते हैं, यानी कि उनके आत्मा को मुक्ति मिल गई। इसके बाद मिन और कैंग वहाँ से अपने घर चले आते हैं। घर पहुँचकर हमें पता चलता है कि पुलिस को शक था कि मिन के मॉम का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था, इसीलिए वह अभी भी उस बैंक वाले की तलाश कर रहे थे। और आज पुलिस भी इस केस के सिलसिले में ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आए थे। ग्रैंड में पुलिस वालों से बातें कर रही थी, लेकिन इसी दौरान मीन नोटिस करने लगता है कि कैंग के हाथ में जो चीज बंधी हुई है वह उसकी मॉम का हेयर बैंड है। ये देखकर वह काफी हैरान हो जाता है कि उसकी मॉम का हेयर बैंड कैंग के पास कैसे आया। तभी ग्रैंड मेन को एक फोटो दिखाते हुए उससे पूछती है कि यह तुम्हारे मॉम वाले फोन पर यह प्यारी सी लड़की कौन है। यह देखकर मीन शॉक हो जाता है कि उसकी मॉम और कैंग एक साथ कैसे हैं। कैंग अपनी फोटो देखकर खुश होती है और कहती
कहती है कि वह मैं तो बिल्कुल परी दिखती हूँ। मिन कहता है कि परी नहीं, तुम चुड़ैल हो। लेकिन इसके बाद वह बस यही सोचता रहता है कि आखिर गैंग उसकी मॉम को कैसे जानती थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऑफिसर मेन को मिलने के लिए बुलाते हैं और यहाँ पर वह उसी पर शक कर रहे थे कि कहीं उसी ने तो अपनी मॉम को नहीं मार दिया। ऑफिसर की बातों से नाराज होकर मेन चिल्लाने लगता है। अब हमें उसके फ्लैशबैक से एक्सीडेंट वाला सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक्सीडेंट से तुरंत पहले मैं अपनी मॉम से ही बात कर रहा था और इसीलिए एक्सीडेंट होते ही वह अपनी मॉम की आवाज को सुन लेता है और तुरंत भागता हुआ वहाँ पर पहुँचता है। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को बुला दिया था। उन्हें एम्बुलेंस में बैठा दिया जाता है, लेकिन जगह कम होने की वजह से वह दूसरी टैक्सी लेकर आता है। उसने अपनी मॉम वाली टैक्सी को वहीं पर रहने दिया था ताकि एविडेंस गायब न हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ऑफिसर आज उसी पर शक कर रहे थे। अब दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में इनकी दोस्त सूरी को दिखाया जाता है। ग्रैंड में उसे कॉल करके घर पर खाने के लिए बुलाती है क्योंकि वह चाहती थी कि मीन और सूरी का रिश्ता दोस्ती से काफी ज्यादा क्लोज आ जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर डोरीन यह नोटिस करती है कि उनकी तरह ही जो दूसरे डॉक्टर थे, डॉक्टर जीन, वह पेशेंट का गलत इलाज कर रहे थे। वहाँ पर उस पेशेंट की जान तो बच जाती है, पर बाद में नर्स को बुलाकर डॉक्टर 2 दिन बाकी के ऑपरेशन पर नजर डालते हैं और वह यह देखकर हैरान हो गए थे कि जंग के आने के बाद हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स की जान जाने लगी थी। वह जंग को निकालने का सोचने लगते हैं, लेकिन जंग वह उनसे कहता है कि अगर मैं बुरा हो तो तुम कौन सा अच्छे हो, तुम्हारा राज मैं जानता हूँ। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जंग के पास कई सारे रेयर मेडिसिन और इंजेक्शन थे जिन्हें वह छुपा के रखता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पैसेंजर मेन की टैक्सी में आकर बैठता है। वह थोड़ा वियर्ड था, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वह एक समन है जो भूतों को देख सकता है और वह मेन को बताता है कि इस लड़की की आत्मा तुम्हारी टैक्सी से नहीं जुड़ी बल्कि टैक्सी में रखी किसी सामान से जुड़ी है। तभी मेन को याद आता है कि वही व्हाइट कलर का पुराना फोन वह उसे लेकर दूर जाता है तो कैंग अचानक उड़कर उसके पास खींची आती है, यानी कैंग की आत्मा उसी फोन से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर इन दोनों के बीच एक एक्सीडेंटल किस होता है और ये दोनों एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पाते। बाद में फोन का चार्ज खत्म होने की वजह से गायब हो जाती है। अब मीन तुरंत घर आकर उस फोन का चार्जर ढूंढने लगता है, लेकिन उस फोन का चार्जिंग पॉइंट काफी डिफरेंट था क्योंकि अब ऐसे पोर्ट वाले चार्जेज नहीं मिलते। इसीलिए वह डिसाइड करता है कि कल वह मार्केट से नया चार्जर ले आएगा, लेकिन कल वह ग्रैंड माँ के साथ शॉपिंग पर चला जाता है। अब कैंग उसके साथ नहीं थी तो उसे सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ग्रैंड माँ उस पुराने फोन को देखकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। मीन उसे निकाल नहीं पाता, लेकिन बाद में पूरा दिन उसका बहुत अच्छा जाता है। उसे बहुत सारे पैसेंजर्स मिलते हैं। एक पल को वह सोचने लगता है कि मैं कहाँ को भूल जाऊँ, और इस बीच कहेंगे कि दूसरी दुनिया में पहुँच गई थी जहाँ पर उसकी हालत खराब हो रही थी और अगर जल्दी उसे नहीं बचाया गया तो वह खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिलकर दोस्त सियोक को दिखाया जाता है। सियोक अपनी टैक्सियों को लीज पर भी देता था, जिसमें से एक टैक्सी उसने यूसुफ नाम की एक लड़की को दिया था। वह मेन और सियोक की कॉमन फ्रेंड थी। योनसुक की मॉम को भूलने की बीमारी थी, इसी वजह से वह उन्हें लेकर ट्रेवल करती थी, लेकिन आज उसकी मॉम गायब हो गई थी। इसीलिए योनसु योग और योग मिन के साथ मिलकर अपनी मॉम को हर जगह ढूंढती है। काफी ढूंढने के बाद फाइनली वह उन्हें एक पुलिस ऑफिसर के पास मिलती है। दरअसल वह एक बच्चे के साथ खेल रही थी और यह देखकर उस बच्चे की माँ को लगा कि यह लेडी उसकी बच्ची को परेशान कर रही है, इसीलिए उस लेडी ने उन्हें पुलिस वालों को दे दिया। ऑफिसर से अपनी मॉम को छुड़ाने के बाद योंग मिन से कहती है कि पता है, मेरी मॉम पूरी दुनिया के लिए एक भूत की तरह है। लोग उन्हें देखते तो हैं, लेकिन असलियत में कोई उन्हें देखना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी है और वह किसी को याद नहीं रख पाती और उनका तो अब मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर मिन को रियलाइज होता है कि कैंग तो सच में एक भूत है, उसका भी इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं है। इसीलिए वह वहाँ से जाकर उस डस्टबिन से फोन निकालकर एक नया चार्जर खरीद कर उसे चार्ज करता है और उस फोन के चलते ही कैंग वापस से इस दुनिया में आ जाती है। वह आते ही उसके हाथ पर गिर जाती है और वह उससे पूछती है कि तुमने मुझे कैसे बचाया, तो वह कहता है कि 4000 का चार्जर खरीद कर। कैंग उससे कहती है कि तुम्हारे जैसा लालची इंसान जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है, वह मेरे लिए इतना पैसा क्यों खर्च करेगा? तुमने तो सच में मेरा दिल जीत लिया। अब वह वापस दोस्त के साथ टैक्सी में निकल जाती है, लेकिन पैसेंजर टैक्सी में बैठने से मना करने लगते हैं और बैंक वाले नोटिफिकेशन भेजकर चौंक देते रहते हैं। तो अब मिन को बहुत बुरा भी लगने लगा था, पर कैंग दोबारा से उसे घोस्ट टैक्सी का आइडिया देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूरी जिनको बहुत पसंद करती थी, वह डोरी के साथ अपने एक चाइल्ड पेशेंट का फ्यूनरल अटेंड करने जाती है, जिसकी मौत कम समय होने की वजह से हो गई थी। डॉक्टर डोरी ने अपने पेशेंट से पर्सनली अटैच रहते थे, उन्हें उनकी सच में बहुत परवाह रहती थी और ये सारी बातें सूरी को बहुत पसंद आती थी। डॉक्टर जिंग की किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे। इन लोगों के बीच क्या चल रहा था वह हमें आगे की कहानी में बताया जाएगा। अगले दिन कैंग मीन को एक टैक्सी स्टैंड पर लेकर जाती है, जहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ घोस्ट पैसेंजर ही रहते थे। यहाँ पर उन्हें एक लड़के की आत्मा मिलती है और यह लड़का कैंग के बचपन का दोस्त निकलता है। वह कैंग को देखते ही उसे उसके नाम से पुकारता है, जिसके बाद वह लड़का मीन और गैंग को कैंग के पहचान के बारे में बताता है। अपने बारे में जानकर कैंग बहुत खुश होती है। वह उन दोनों को लेकर अपने घर पहुँचता है और यहाँ पर वह उन दोनों को अपनी और कैंग की
बचपन की पिक्चर्स दिखाता है। अब ये देखकर कैंग बहुत खुश थी क्योंकि इतने दिनों के बाद फाइनली किसी ने उसे उसकी पहचान बताई। इस लड़के का नाम सुन बुधा उससे पूछता है कि यह तुम्हारे साथ जो लड़का है क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर कैंग उसे मना कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सुब्बू मिन से कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बस तुम्हें मेरा एक सपना पूरा करना होगा। सुन बताता है कि मैं कैंग को डेट करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि घोस्ट अपने कपड़े कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि ये दोनों डेट पर जा सके। नेक्स्ट डे सुबह और कैंग साथ में शॉपिंग पर जाते हैं। आत्माओं को कपड़े चेंज करने के लिए बस कपड़ों के आर पार जाना होगा। आत्माओं को कपड़ों की शॉपिंग करने के बाद ये दोनों मूवी डेट पर भी जाते हैं। सुब्बू और कहेंगे कि प्यार एक कपल की तरह सारे पल एंजॉय कर रहे थे और मीन इन्हें देखकर जेलस फील कर रहा था। सुन कैंग को प्रपोज करने का डिसाइड करता है। इसके लिए उसने बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट किए थे, लेकिन मी उसे उस दिन वहाँ लेकर ही नहीं जाता। वह उससे कहता है कि तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। कहेंगे कहती है कि मैं सुबूत से प्यार नहीं करती, मैं तो बस उसके साथ इसलिए थी ताकि तुम्हें पैसे मिल सके और तुम अपने लोन का अमाउंट चुका सको। अब ये बातें सुनकर मीन का दिल भर आता है और वह अगले दिन उसे सुबह के पास लेकर चला जाता है। इधर मीन बाहर बैठा हुआ अपने दोस्त सियोक से बात कर रहा था। सियोक उससे कहता है कि अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो उसे जाकर अपने दिल की बात बता दो। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तब भी ज्यादा से ज्यादा बुरा ही तो लगेगा, पर लिस्ट नहीं बताने से तो बेहतर ही होगा। मीन कहता है कि वह लड़की किसी और के साथ है। सियोक कहता है कि तब तो तुम्हें और जल्दी करनी चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि सुब्बू कैंग को प्रपोज करने जा रहा था, लेकिन अचानक से वह उसे प्रपोज नहीं करता। वह उससे कहता है कि कैंग तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया। वह कहता है कि इस दुनिया में रहते हुए मुझे आत्माओं की मुक्ति के बारे में कुछ बातें पता चली है। एक आत्मा इस दुनिया से सिर्फ दो तरह से ही जा सकती है, पहला अगर हमारी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तब, और दूसरा जब एक आत्मा को प्यार हो जाए। मैं जब इंसान था तो मैं तुमसे प्यार करना चाहता था और आत्मा बनकर मेरा यह आखिरी सपना फाइनली पूरा हो गया और अब शायद मैं यहाँ से जा पाऊंगा। इंगुस से कहती है कि मुझे मेरी पहचान बताने के लिए दिल से तुम्हारा शुक्रिया। वह उससे कहता है कि तुम किसी भी इंसान से प्यार मत कर लेना वरना मेरी तरह गायब हो जाओगी और अपनी खोई हुई याददाश्त को कभी भी ढूंढ नहीं पाओगी। और अब जैसे ही मेन वहाँ पर पहुँचता है सुब्बू गायब हो जाता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि मेन और कहेंगे दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग है, लेकिन कैंग अपने कदम पीछे कर लेती है क्योंकि अगर वह मिन से प्यार करेगी तो वह भी सुब्बू की तरह गायब हो जाएगी। मिन कैंग के सर पर तिलिस्म रखकर तुरंत इजहार करने के लिए कहता है। तिलिस्म सर पर रखकर जब कैंग अपनी आंखें बंद करती है तब उसे अपने पास के कुछ विजन आने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि वह शुरुआत वाले उन्हीं ओल्ड मैन के साथ ही, और हमें समझ आता है कि वह ओल्ड मैन भी एक ऑफिसर रह चुके थे और वह उनकी ही बेटी थी और कैंग भी एक ऑफिसर ही थी। अब हम दो ऑफिसर को देखते हैं, दोनों मिन की मॉम और कैंग का केस देख रहे थे, इसीलिए वह कैंग के डैड से मिलने पहुंचते हैं, पर वहाँ कैंग के डैड कोई तो राज छुपा रहे थे। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि मिन की मॉम को एक बैग ने उठाया था और उस इंसान का फेस हेलमेट की वजह से नहीं दिख रहा था, वह लड़का था या लड़की कुछ समझ नहीं आता। वह फिर उस फुटेज को चेक करते हैं तो उसे चेक करने पर उन्हें वही हॉस्पिटल मिलता है जहाँ पर डॉक्टर और सूरी काम करते हैं। अब इनका शक उस हॉस्पिटल के ऊपर भी था क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मिन की मॉम को यहीं पर लाया गया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मिन अपने होम लोन को चुका पाएगा? उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई थी और कैंग की डेथ कैसे हुई? तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, जल्द ही मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।